हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 17 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, इसने पहली बार इंडियन ओशन के लिए जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। आपको बताना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये गोवा में है। कहाँ पे? गोवा में। ये देख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, इन्होंने इंडियन ओशन में पहली बार जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट इंडियन ओशन में लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, जो कि गोवा में है। इस जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट में होगा क्या? देखिए, हिंद महासागर में 5 किलोमीटर की गहराई तक कोई भी पेड़ पौधा होगा, बैक्टीरिया होगा, उनके डीएनए और आरएनए की मैपिंग की जाएगी। तो याद रखिएगा, इंडियन ओशन में पहली बार एक जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने। इस जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट में टोटल कॉस्ट आएगी 25 करोड़। और पर्पस क्या है? पर्पस है मरीन इकोसिस्टम को समझना, साथ ही साथ मिनरल कॉन्सेंट्रेशन क्या है इंडियन ओशन में, उसके विषय में जानकारी कलेक्ट करना। किसने लॉन्च किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। स्थापना कब हुई थी? 1966 को। गोवा में स्थित है। और इस समय डायरेक्टर कौन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के? तो सुनील कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो और किस स्पेस एजेंसी द्वारा लूपेक्स मिशन को ज्वाइंटली डेवलप किया गया है? तो इसरो और जाक्सा ने साथ में मिलकर लूपेक्स मिशन को लॉन्च किया है। ये देख लीजिए, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी लूपेक्स मिशन को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी दोनों ने साथ में मिलकर बनाया है। इसमें पर्पस ये है कि 2024 तक चंद्रमा का जो साउथ पोल है यानी दक्षिणी ध्रुव, जहां पर इंडिया का जो मून मिशन था वो फेल हो गया था, वहीं पर एक रोबोटिक लूनर मिशन लॉन्च किया जाएगा जाक्सा और इसरो द्वारा। तो 2024 तक एक रोबोटिक लूनर मिशन लॉन्च करने के इसरो और जाक्सा ने पार्टनरशिप की है। इस मिशन का नाम है लूपेक्स मिशन, इतना याद रखिएगा। इसरो की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की थी। किसने? विक्रम साराभाई ने। विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस कहते हैं, याद रखिएगा। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। डायरेक्टर कौन है? के सिवान। इसरो ने कल ही एक साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम है RH-560, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, इसके नए चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, इसके नए चीफ अपॉइंट हुए हैं दीपक मिश्रा। कौन अपॉइंट हुए हैं? दीपक मिश्रा। ये हैं दीपक मिश्रा। ये इक्रियार यानी इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के नए चीफ अपॉइंट हुए हैं। दीपक मिश्रा ने किसको रिप्लेस किया है? तो रजत कठुरिया को रिप्लेस कर दिया है, याद रखिएगा। इक्रियार की बात करें, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट थिंक टैंक है, नई दिल्ली में स्थित है। और याद रखिएगा, इक्रियार के नए चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं? दीपक मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग किस वर्ष स्थापना की गई थी? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडिया का ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है। चर्चा में इसलिए है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि श्रावस्ती रिवर के पुनरुत्थान पर या फिर श्रावस्ती रिवर के आइडेंटिटी पर जो कमेटी बनी थी उसको दोबारा से बनाया जाएगा। पहले जो कमेटी बनी थी उसके चेयरपर्सन कौन थे? प्रहलाद सिंह पटेल, कल्चर मिनिस्टर। देखिए, श्रावस्ती रिवर के आइडेंटिफिकेशन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी 2017 में, 2 वर्ष के लिए बनी थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाई थी। तब से हर 2 वर्ष के लिए श्रावस्ती रिवर की आइडेंटिफिकेशन के लिए कमेटी बनती है और इस बार फिर से बनाई जा रही है। फिर से मेरे ख्याल से हेड होंगे प्रहलाद सिंह पटेल ही, क्योंकि कल्चर मिनिस्टर ही इसके हेड होते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा पहली बार एक कमेटी बनाई गई थी 2017 में। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं। 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फाउंडर कौन थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के? अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इस समय डायरेक्टर जनरल कौन है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की? तो वी विद्यापति हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट फीमेल डीजी हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवानी देवी इंडिया की पहली तलवारबाज बन गई हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आपको पता है भवानी देवी किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं भवानी देवी। ये देख लीजिए,
ये हैं भवानी देवी, इंडिया की पहली तलवारबाज हैं जिन्होंने किसी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में अब हो रहे हैं, जिसके लिए भवानी देवी ने क्वालिफाई कर लिया है। तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं और इंडिया की पहली तलवारबाज हैं, आपको ये याद रखना है। बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की, तो ये 32वें ओलंपिक हैं। 2020 में होने थे लेकिन अब हो रहे हैं 2021 में। इसके बाद जो 33वें ओलंपिक होंगे वो 2024 में होंगे। कहाँ पे? पेरिस में। 34वें ओलंपिक कहाँ होंगे? 2028 में होंगे। कहाँ पे? लॉस एंजलिस में, यूएस में। इतना याद रखिएगा। तमिलनाडु की सीएम कौन है? E.K. पलनीस्वामी। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम किसका है? इनका, भवानी देवी, इंडिया की पहली तलवारबाज जिनको ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल वैक्सीनेशन डे, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। कब? 16 मार्च को। ये देख लीजिए, 16 मार्च को वैक्सीनेशन के विषय में लोगों को अवेयर करने के लिए नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। अच्छा, 16 मार्च को क्यों मनाया जाता है? देखिए 1995 में 16 मार्च को पोलियो की पहली डोज दी गई थी। पोलियो जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था उसकी पहली डोज दी गई थी 16 मार्च को, इसलिए 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। उसके अलावा ये भी याद रखिएगा, जो आपका पोलियो प्रोग्राम हुआ था लॉन्च, वो भी 1995 में लॉन्च हुआ था। इंडिया को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया था? तो इंडिया को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था आपका 2014 में। देखिए, टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए यानी वैक्सीनेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया है 2014 में। जो गुड गवर्नेंस डे होता है उस दिन लॉन्च किया है, आपको इतना याद रखना है। पर्पस क्या है? 90% फुल इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना 2020 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी का कौन सा एडिशन लॉस एंजलिस में स्टार्ट हो गया है? तो ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी, म्यूजिक के अवार्ड दिए जाते हैं इसमें, इसका 63वां एडिशन रिसेंटली लॉस एंजलिस यानी अमेरिका में स्टार्ट हो गया है, याद रखिएगा। ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक इंडस्ट्री के बहुत बड़े अवार्ड हैं, इनको द रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा दिया जाता है। इस बार जो ग्रैमी अवार्ड दिए गए हैं उसमें एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? फॉल्कलोर को एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। फॉल्कलोर किसकी एल्बम है? टायलर स्विफ्ट की एल्बम है, याद रखिएगा। उसके अलावा ग्रैमी अवार्ड्स में सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? आई कांट ब्रीद को सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ये 2 अवार्ड जरूर याद रखिएगा। उसके अलावा ये याद रखिएगा कि ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड है। 63rd एडिशन की अनाउंसमेंट किया गया है और रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा दिया जाता है। उसके अलावा एक और फैक्ट है, फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड कब दिए गए थे? 1959 में, आपको इतना याद रखना है। 1958 के लिए 1959 में दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल ऑथराइजेशन एंड परमिट रूल्स 2021 किस डेट से इफेक्ट में आ जाएंगे? तो ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल ऑथराइजेशन एंड परमिट रूल 1 अप्रैल 2021 से इफेक्ट में आ जाएंगे। जो हमारे यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की है टूरिस्ट व्हीकल ऑपरेटर्स के लिए। इसके तहत ऑल इंडिया टूरिस्ट ऑथराइजेशन एंड परमिट्स रूल 1 अप्रैल 2021 से लॉन्च हो जाएंगे। इसमें जो रूल्स हैं वो आपको ऑनलाइन मोड में अवेलेबल होंगे और ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल का परमिट आप ऑनलाइन तरीके से आप ले पाएंगे। ऐसे क्या होता है, ऑफलाइन जाके आपको सबमिट करना पड़ता है डॉक्यूमेंट और काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते हैं, कई बार रिश्वत भी देनी पड़ती है। तो ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल परमिट के लिए आप ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और 30 दिनों के अंदर आपका परमिट आपके नाम पे इशू हो जाएगा। तो ऑल इंडिया टूरिस्ट ऑथराइजेशन एंड परमिट्स रूल 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएंगे। ये जो परमिट आपको मिलेगा ये 3 महीने के मिलेगा और 3 महीने के ही मल्टीपल्स में ही मिलेगा आपको, और एक बार में आपको 3 वर्ष से ऊपर के लिए परमिट नहीं मिलेगा, आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3000 T20 इंटरनेशनल रन पूरे करने वाले वर्ल्ड के पहले बैट्समैन कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली वर्ल्ड के पहले बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 3000 T20 इंटरनेशनल रन कंप्लीट कर लिए हैं। ये है विराट कोहली। रिसेंटली इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसमें दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा था। उसी दौरान विराट कोहली ने अपने 3000 T20 इंटरनेशनल रन कंप्लीट कर लिए हैं। आपको इतना याद रखना है, 87 मैचेस में इन्होंने ये रन कंप्लीट किए हैं। तो विश्व के पहले बल्लेबाज हो गए हैं विराट कोहली जिन्होंने 3000 T20 इंटरनेशनल रन कंप्लीट किए हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था मिताली राज इंडिया की फर्स्ट इंडियन वुमेन है
क्रिकेटर हैं जिन्होंने 10,000 इंटरनेशनल रन कंप्लीट कर लिए हैं। इंडिया की पहली भले हों लेकिन विश्व की ये दूसरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर ये हर वर्ष 14 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। कब? 14 मार्च को। देखिए रिवर्स यानी नदियों के संरक्षण से रिलेटेड जो एक्शंस लेने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में ये इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर ऑब्जर्व किया जाता है 14 मार्च को। इस बार 24वां मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। देखिए इस बार का थीम क्या था? राइट्स ऑफ रिवर्स यानी नदियों के अधिकार, ये थीम याद रखिएगा। 1997 में जो डैम से अफेक्टेड लोग थे उनकी संरक्षण में उनकी लीडिंग में या लीडरशिप में एक बैठक ऑर्गेनाइज की गई थी। उसी के बाद से ये इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स ऑर्गेनाइज होने लगा। तो पहली बार 1997 में ऑर्गेनाइज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किया मोटर्स के सेल्स एंड मार्केटिंग के नेशनल हेड इंडिया में कौन अपॉइंट हुए हैं? तो किया मोटर्स साउथ कोरियन फर्म है, आपको पता ही होगा, किया सेल्टोस। इंडिया में इसके सेल्स एंड मार्केटिंग के हेड कौन अपॉइंट हुए हैं? हरदीप सिंह बरार। ये हैं हरदीप सिंह बरार, ये किया मोटर के नेशनल हेड अपॉइंट हुए हैं सेल्स एंड मार्केटिंग के। इतना याद रखिएगा, किया मोटर एक साउथ कोरियन फर्म है। अब इसने हरदीप सिंह बरार को इंडिया में सेल्स एंड मार्केटिंग हेड अपॉइंट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 के लिए घोषित किए जा चुके हैं। आपको पता है कितने लेखकों को 2020 के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है? तो 20 लेखकों को दिया गया है। अभी तक 20 लोगों का अनाउंसमेंट हुआ है, ये कह सकते हैं आप। बाद में कहा गया है कि इन 4 भाषाओं के लिए राइटर्स का अनाउंसमेंट बाद में करेंगे। साहित्य अकेडमी अवार्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। 22 तो आपकी 7 शेड्यूल में लिस्टेड हैं, सॉरी 8th शेड्यूल में लिस्टेड हैं, आपको पता ही है। 22 आपकी 8th शेड्यूल में लिस्टेड हैं और 2 और कौन सी हैं? इंग्लिश और राजस्थानी। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। 2020 के लिए 20 लोगों का नाम अनाउंस हो चुका है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अरुंधति सुब्रमण्यम। अरुंधति सुब्रमण्यम इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 2020 में। किस लिए? इनकी एक फेमस पोइट्री कलेक्शन है व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर। याद रखिएगा, व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर, ये किसकी बुक है? अरुंधति सुब्रमण्यम। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 2020 का। 1954 में पहली बार ये अवार्ड दिए गए हैं। साहित्य अकेडमी द्वारा दिए जाते हैं। 1 लाख का कैश प्राइज भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मोबाइल एप्लीकेशन है यूपीआई हेल्प, ये रिसेंटली किस पेमेंट कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है? तो यूपीआई हेल्प मोबाइल ऐप लॉन्च किया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। किसने? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई हेल्प मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो कि भीम पर अवेलेबल होगा आपको। ये जो यूपीआई हेल्प मोबाइल ऐप है ये भीम पर अवेलेबल है और खास करके इन 4 बैंक्स के कस्टमर्स के लिए है, एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक। इन 4 बैंक्स के कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया गया है। तो यूपीआई हेल्प यूपीआई होल्डर्स की हेल्प करेगा। लॉन्च किया है किसने? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 2008 में स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। एमडी एंड सीईओ कौन है? दिलीप आसबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सऊदी अरब को पीछे छोड़कर इंडिया का सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर फरवरी 2021 में कौन सी कंट्री बन गई है? तो इंडिया लार्जेस्ट ऑयल किससे इंपोर्ट करता है? ईरान से इंपोर्ट करता है, सॉरी इराक से इंपोर्ट करता है। पहले ये सेकंड नंबर पे सऊदी अरब से इंपोर्ट करता था, लेकिन फरवरी 2021 में यूएसए ने सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है। तो इंडिया के लिए अब यूएसए सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर हो गया है वर्ल्ड में। पहले था कौन? सऊदी अरब। सऊदी अरब पहले नंबर 2 पे था, अब नंबर 3 पे चला गया है। यूएस हो गया है नंबर 2 पे। इराक हालांकि टॉप सप्लायर है इंडिया के लिए। टोटल जो क्रूड ऑयल इंडिया में आता है उसका 23% अकेले इराक सप्लाई करता है। सेकंड नंबर पे आपका सऊदी अरब आता था और अब आता है कौन? यूएस। इतना याद रखिएगा। तो यूएस ने सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है और इंडिया का सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर हो गया है। ये रिपोर्ट जारी किसने की है? ओपेक ने जारी की है रिपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। वियना में ओपेक का हेडक्वार्टर है और सेक्रेटरी जनरल कौन है? मोहम्मद बरकिंदो। याद रखिएगा 2016 में एक बहुत बड़ा ग्रुप बना था जो कि ओपेक प्लस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किस इंडियन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में वर्ल्ड क्लास विंटर स्पोर्ट एकेडमी ओपन की जाएगी? तो जम्मू कश्मीर में एक विंटर स्पोर्ट एकेडमी ओपन की जाएगी जो कि विंटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करेगी। तो खेलो इंडिया मिशन के तहत इंडिया की पहली
विंटर स्पोर्ट एकेडमी गुलमर्गा जम्मू कश्मीर में ओपन की जाएगी। रिसेंटली अनाउंस किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसके अलावा श्रीनगर और जम्मू में 2 खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी ओपन किए जाएंगे। देखिए 2021 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम होना है वो टोक्यो ओलंपिक के बाद होगा। तो 2021 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम है ये चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम है, हरियाणा के पंचकुला में होगा। इससे पहले जो तीसरा एडिशन हुआ है 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम का, कहाँ पे हुआ है? गुवाहाटी आसाम में हुआ है, जिसको जीता है महाराष्ट्र ने। खेलो इंडिया स्कीम के तहत ये वर्ल्ड क्लास विंटर स्पोर्ट एकेडमी बनाई जा रही है। तो खेलो इंडिया स्कीम के विषय में जान लीजिए। इसके तहत जो भी प्लेयर्स चुने जाते हैं उनको 8 वर्ष तक 5 लाख रुपए पर ईयर मिलता है, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट एकेडमी ओपन करने की घोषणा की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले ही ई सुविधा मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है और हेराथ फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में ही ऑर्गेनाइज किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू कश्मीर के? मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस पर्सनालिटीज जिनका रिसेंटली निधन हो गया। मार्विन हैगलर और चेमनचेरी कुन्हीरमन नायर। ये देख लीजिए। पहले देखते हैं मार्विन हैगलर, जाने माने बॉक्सर थे अमेरिका के, रिसेंटली इनका निधन हो गया। तो ढंग से देख लीजिए, मार्विन हैगलर अमेरिका के बॉक्सर थे, रिसेंटली इनका निधन हो गया। दूसरे कौन है? ये हैं चेमनचेरी कुन्हीरमन नायर, केरल से बिलोंग करते थे, कथकली के जाने माने आर्टिस्ट थे। तो इनका भी नाम है देखिएगा, कथकली के आर्टिस्ट थे चेमनचेरी कुन्हीरमन नायर, केरल से बिलोंग करते थे, निधन हो गया। एग्जाम में आपसे ये पूछ सकते हैं कि इनको पद्मश्री कब मिला था? तो 2017 में मिला था। 105 वर्ष एज भी तो हो गई थी यार, न्यूज़ क्या बना रहे हो आप लोग। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आई होप कि आप इजीली इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।